Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो से हम नेटवर्किंग का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप इस चीज़ से फेमिलियर हैं तभी भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एथिकल हैकिंग की फील्ड में या फिर साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में कहीं भी आप जाओगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है आपको सीखना वो है नेटवर्किंग, कि इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे वेबसाइट्स मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, डेटा कैसे ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि जब आप हैकिंग करते हो, जब आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो डेटा कैसे ट्रैवल होती है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है डेटा कैसे ट्रैवल हो रही है, डेटा कैसे रिसीव हो रही है और कैसे सेंड हो रही है। नेटवर्क सिक्योरिटी में भी या वेबसाइट सिक्योरिटी में भी, सिस्टम सिक्योरिटी में भी कैसे आप लिसनर सेट करते हो, कैसे डेटा पैकेट्स को आप फ्रेम करते हो, क्या 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 हेडर्स लगाते हो, कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, ये सब कुछ मिलाकर बनता है नेटवर्किंग। और ये बहुत बड़ा फील्ड है, मैं आपको बता दूँ। पूरी की पूरी अपनी एक स्टडी है इस फील्ड में, ब्रांचेज हैं। तो अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आती है और आपको बेसिक से नेटवर्किंग सीखनी है, नेटवर्क्स के बारे में जानना है, तो आप सही जगह पर आए हैं। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिक नेटवर्किंग का कोर्स। और ये कोर्स हालांकि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, सब कुछ बताऊँगा एकदम स्टार्ट से, लेकिन मैं इसको थोड़ा डेडिकेट करने वाला हूँ सिस्को की तरफ। जो लोग सिस्को की तैयारी कर रहे हैं, नेटवर्क एसोसिएट या नेटवर्क प्रोफेशनल की, तो मैं वहाँ तक भी ले जाऊँगा इस कोर्स को। मतलब मैं पूरा नहीं बताने वाला हूँ, पूरा मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो बेसिक्स उसके लिए आपको क्लियर होने चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। और इसको नेटवर्क सिक्योरिटी तक भी मैं ले जाऊँगा। तो ये मेरी पहली वीडियो है, मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक में स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ओरिएंटेड चैनल है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ आता है इस फील्ड में। नहीं भी आता तो चिंता मत कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको आता भी है तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए, पहला वीडियो है। हो सकता है कुछ कुछ मैं ऐसा बताऊँ जो आपको ना पता हो, तो प्लीज़ देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं नेटवर्किंग। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उसके टर्म को समझते हैं कि वो एक्चुअली में है क्या। मतलब मैं यहाँ पर अगर बोल रहा हूँ कि नेटवर्किंग सिखाने वाला हूँ, तो नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्किंग से जो शब्द, ये तो डिराइव्ड शब्द है, नेटवर्किंग डिराइव हुआ है नेटवर्क से। मतलब नेटवर्क अब क्या होता है हम वो समझते हैं। तो कोई भी चीज़ समझाने से पहले मुझे एनालॉजी देना अच्छा लगता है। तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि हम इंसान हैं, हम इंसानों में कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। मतलब मैं मान लूँ अगर सिर्फ मुझे खुद से मतलब है तो मुझे किसी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क से मेरा मतलब ये है कि हम किसी और से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। चाहे आप दूसरे इंसान को देख रहे हो, चाहे आप उससे छू रहे हो, चाहे आप उसके आगे कुछ और कर रहे हो, वो सब चीज़ आती है नेटवर्किंग पे। कोई भी किसी भी तरीके से आप किसी और इंसान से, किसी और एंटिटी से या किसी और ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से मतलब है कि आप कोई दो चीज़ों को या उससे ज़्यादा चीज़ों को एक साथ अगर कलेक्टिवली कंसिडर करते हैं या कनेक्ट करते हैं या उसको इंटरेक्ट करवाते हैं, किसी भी तरीके से उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम उसको नेटवर्क बोलेंगे। मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ दूं, मतलब मिनिमम केस में मैं दो कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ दूं किसी भी मीडियम से, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो। वायर्ड वायरलेस का एनालॉजी मैंने दिया। वायर्ड मतलब चाहे आप उसे छू रहे हो, मतलब अगर वायरलेस होगा सिर्फ उसे देख रहे हो, इस टाइप का मैंने बता दिया। तो कंप्यूटर नेटवर्क में ये चीज़ होती है, मिनिमम दो कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करोगे तो वो एक नेटवर्क बन जाएगा। इसी तरीके से जनरल डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इसका मतलब ये कि सिर्फ कंप्यूटर नहीं, सिर्फ मोबाइल नहीं, सिर्फ टैबलेट नहीं, सिर्फ लैपटॉप नहीं, मैं कोई भी ऐसी चीज़ को कनेक्ट कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ, जो ये कैपेबिलिटी रखता हो कि वो कनेक्ट हो सकता है। उसके पास एक ऐसा अडेप्टर हो जिससे मैं उसे कनेक्ट कर सकूं किसी और के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है नेटवर्क। तो ये है सिंपल नेटवर्किंग। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो टर्म्स यूज़ होते हैं नेटवर्किंग के अंदर, उसका क्या मीनिंग है। तो नेटवर्किंग में जो चीज़ हम कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइस। अब यहाँ पर हम टेक्निकली बात करें तो उसको डिवाइस नहीं बोला जाता है, उसको मोस्ट कॉमनली बोला जाता है होस्ट या नोड। अब नोड हो सकता है कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जो भी चीज़ एक नेटवर्क में एक एंटिटी की तरह काम कर रही है उसको हम नोड बोलते हैं। अब यहाँ पर नोड का मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि जहाँ पर जाकर एक डेटा का पैकेट रुकता है। मतलब आप अगर अपने ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हो तो आपका एक लैपटॉप होगा, आप उससे कैसे भी कनेक्ट हो सकते हो, तो आपका लैपटॉप एक नोड बन गया। जो भी नेटवर्क पे कंप्यूटर्स होंगे, डिवाइसेस होंगे, उन सबको हम नोड्स बोलते हैं या होस्ट बोलते हैं। तो टेक्निकली हम उसको नोड या होस्ट ही बोलेंगे।
तो डेटा ट्रांसफ़र रेट की हम बात करते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी नेटवर्क में। हम अगर कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारे पास सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि डेटा का ट्रांसफ़र रेट मैक्सिमम होना चाहिए, और इसका इशू बहुत आता है नेटवर्क्स में। तो इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है कि हम ट्रांसफ़र रेट को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे इंक्रीज़ करें, और कम से कम जो बैंडविड्थ होती है हमको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यूटिलाइज हो और ट्रांसफ़र रेट सबसे ज़्यादा यूज़ हो। तो नेटवर्किंग में हम मेनली दो मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है पीयर टू पीयर मॉडल, दूसरा है क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम क्लाइंट किसको बोल रहे हैं, हम सर्वर किसको बोल रहे हैं। तो क्लाइंट मतलब मैं मान लीजिए अपने लैपटॉप पर बैठा हूँ यहाँ पर और मुझे google.com पर रिक्वेस्ट करनी है। google.com मेरे नेटवर्क में है, मुझे उसे रिक्वेस्ट करनी है। अब हो सकता है कि वो किसी और सबनेट में हो सकता है कि वो कहीं और हो दुनिया में, मैं वहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ मतलब वो मेरे नेटवर्क में है। अब हो सकता है वो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो या ना कनेक्टेड हो, उससे मुझे अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर कुछ रिक्वेस्ट करूँगा मतलब मुझे कुछ चाहिए गूगल से, तो मैं यहाँ पर क्लाइंट हूँ। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कोई भी डेटा को सर्वर से, और सर्वर उसकी करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स क्लाइंट को वापस भेजता है। अब सर्वर का मतलब यही होता है कि वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर हम वेब सर्वर्स क्यों लेते हैं, यहाँ पर हम वेब होस्टिंग क्यों लेते हैं, मुझे अपनी वेबसाइट अपलोड करनी है ताकि वो लोगों तक विजिबल हो, लोगों तक पहुँच सके, उसको कोई सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पर सर्वर बहुत सारे होते हैं, बहुत दुनिया भर में फैले हुए हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में लगे हुए हैं। तो सर्वर्स का काम होता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। क्लाइंट मतलब एक नया यूज़र होता है, मतलब आप मोबाइल यूज़ करो चाहे आप लैपटॉप यूज़ करो, कहीं भी गूगल में आप सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, जो सर्वर का जो रिस्पॉन्स आता है वो होता है आपका नेटवर्किंग का मॉडल, मतलब बेसिक जो यूज़ हो रहा है हमारे पास। कोई एक इंसान है या फिर डिवाइस है, उसको कोई डेटा चाहिए किसी और डिवाइस से, तो वो उस डेटा को रिक्वेस्ट करता है, और जो वो डेटा रिसीव करने वाला उसको अगर कोई डेटा वापस करेगा तो वो होता है सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर ये मॉडल है, हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसके आगे हम आते हैं नेटवर्किंग के जो टर्म्स, हम लोग जिस टाइप के सर्वर्स यूज़ करते हैं। तो हमारे पास नेटवर्किंग में दो मेन टाइप के सर्वर्स होते हैं, जो होते हैं फाइल सर्वर और वेब सर्वर। फाइल सर्वर का मतलब ये कि कोई एक कॉर्पोरेट नेटवर्क है, मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई नेटवर्क है, तो उन नेटवर्क्स का एक हब है, एक सर्वर है, उसमें एक सर्वर लगा है और बहुत सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड हैं। अब मान लीजिए कि बहुत सारी फाइल्स हैं मेरे पास, और उन सारी फाइल्स को मुझे सब कंप्यूटर्स में शेयर करना है। मुझे एक शेयर्ड टाइप का इन्वायरमेंट बनाना है। मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स है, जीबीज़ में है, तो मैं हर एक को अगर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फाइल दूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। अब अगर कंप्यूटर ए ने मुझे वो फाइल रिक्वेस्ट की तो मैं उसको दूंगा, फिर बी ने की तो उसको अलग से दूंगा। इससे अच्छा कि मैं उसको एक डेडिकेटेड जगह पर मैं उसको अपलोड कर दूं और वहाँ से सब लोग उसे एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पर फाइल्स की हम बात करते हैं तो मल्टीपल यूज़र्स में उनको उसको शेयर करने के लिए मुझे उसे एक अच्छी और इंडिविजुअल जगह पर रखना पड़ेगा जो सिर्फ उसी के लिए हो। तो हम फाइल्स जहाँ पर यूज़ करते हैं उसे शेयर करने के लिए उसको हम बोलते हैं फाइल सर्वर। वो फाइल्स प्रोवाइड करता है मल्टीपल यूज़र्स को जो उसके नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। अब फाइल्स किसी भी टाइप की हो सकती है, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, जिप, आर्चिव, मतलब कुछ भी फाइल आप सोच सकते हो, तो वो सब की सब फाइल्स स्टोर होती हैं सर्वर पे। दूसरे टाइप का सर्वर है वेब सर्वर। अब वेब सर्वर अलग इसलिए है कि वो HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। मतलब हम कोई वेब पेज बना रहे हैं, मान लीजिए मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, तो उसको अगर मैं वेब सर्वर पर अपलोड करता हूँ तब वो वेबसाइट खुलेगी। फाइल सर्वर और वेब सर्वर में डिफरेंस ये है कि जो फाइल सर्वर है वो रॉ फाइल को सर्व करता है, और वेब सर्वर जो है हमारे वेब पेजेस को सर्व करता है। वेब पेजेस बने हैं हमारे HTML में, तो वो एक प्रोग्रामिंग की गई है जो हमने हाई लेवल में की हुई है, तो उसको हम वेब पेज के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं वेब सर्वर पर, और एक अलग टाइप का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं हम जो फाइल सर्वर में यूज़ नहीं होता है। फाइल सर्वर में हमारा FTP यूज़ होता है, वेब सर्वर में HTTP यूज़ होता है, तो दोनों अलग टाइप की डेटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पर वेब सर्वर में मुझे ये नहीं चाहिए कि HTML फाइल मेरे पास आए, मुझे डाउनलोड हो जाए, मुझे वेब पेज एक रेंडर करना है, तो रेंडर करने के लिए वेब सर्वर यूज़ होगा। तो ये डिफरेंस है फाइल सर्वर और वेब सर्वर में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं हमारे पास जो मेनली हम क्लासीफाई करते हैं। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, मतलब कितने एरिया में हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं, कितना बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं। तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क जो सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों क्लासिफिकेशन में, वो LAN होता है।
तो लैन का मतलब ये कि हम एक घर के अंदर या एक ग्रुप ऑफ घर के अंदर, हो सकता है वो 100 स्क्वायर मीटर एरिया में हो या उससे ज़्यादा हो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक कॉरपोरेट नेटवर्क के अंदर, अगर एक बिल्डिंग के अंदर, अगर एक एंटरप्राइज के अंदर हम लोग अगर कोई नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जिसको हम इंट्रानेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नेटवर्क बना हुआ है, जैसे कि आपके कॉलेज के अंदर बना है या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना हुआ है, उसका एक पब्लिक नेटवर्क नहीं है, उसका एक प्राइवेट नेटवर्क है, जिसको सिर्फ उसके कंप्यूटर्स जो कंपनी के अंदर लगे हुए हैं सिर्फ उसे ही एक्सेस कर सकते हैं सर्वर पे। तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंट है सिर्फ उस कॉर्पोरेट के लिए जो उसे यूज़ कर रहा है, बाहर का कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता बाहर से। तो जो आप घर में यूज़ करते हो ब्रॉडबैंड या जो वाईफाई आप जिसको बोलते हो, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क ही है, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो वायरलेस हो। वायरलेस के केस में हम उसको WLAN बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके घर में जितने मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं या प्रिंटर्स भी हो सकता है अगर आप वो वायरलेस सपोर्ट करता होगा तो, या फिर डेस्कटॉप है, जो भी चीज़ वायरलेसली कनेक्ट हो सकती है या वायर्ड कनेक्ट हो सकती है नेटवर्क से, वो जो आपके घर में है वो सब कुछ लैन से कनेक्टेड होता है। तो ये होता है लैन। अब लैन के अंदर भी बहुत सारी टोपोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। टोपोलॉजीज़ का मतलब आप समझ लीजिए कि मैं लैन में बहुत सारे डिवाइसेस को, बहुत सारे नोड्स को किस ऑर्डर में या किस तरीके से, किस पैटर्न से उनको कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर 3 मेन टोपोलॉजीज हम पढ़ने वाले हैं। टोपोलॉजी का मतलब यही है कि मैं किस पैटर्न में उनको अरेंज कर रहा हूँ या कनेक्ट कर रहा हूँ। रिंग टोपोलॉजी का मतलब यह है कि मैं सर्कुलर फॉर्म में सारे के सारे नोड्स को कनेक्ट करूँगा। सर्कुलर फॉर्म मतलब, तो इन तरीकों से हम किसी भी नेटवर्क में नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी जो है वो सर्कुलर वे में मैं एक कंप्यूटर को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, इस तरीके से मैं कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हर एक टोपोलॉजी का अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिंग टोपोलॉजी में मैं 2 कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर जो दूसरा वाला है उसको तीसरे से कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर कोई एक लिंक टूट जाता है, मान लीजिए फर्स्ट का सेकंड से लिंक टूट जाता है, तो जो डेटा का ट्रांसफ़र होगा वो उल्टे तरफ से होना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन रहा ही नहीं। तो उल्टे तरफ से हमको अगर जाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, क्योंकि पाथ हमारा बढ़ गया, पूरा उल्टा हो गया पाथ। और अगर जो दूसरे की बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आज की दुनिया में, हर एक कंप्यूटर की डेडिकेटेड लाइन होगी एक सर्वर के साथ। मतलब सर्वर कनेक्टेड है हर किसी कंप्यूटर से, उसको हम सर्वर नहीं, उसको हम आजकल स्विच बोलते हैं, स्विच यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर राउटर के साथ इनबिल्ट स्विचेस आते हैं, हम वो यूज़ करते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में फ़ायदा ये है कि हर किसी की डेडिकेटेड लाइन होती है, तो डेटा अगर चाहिए आपको तो आपको अपनी ही लाइन से भेजनी पड़ेगी, और आपको अगर कम्युनिकेट करना है किसी और कंप्यूटर से तो आपको राउटर के थ्रू या स्विच के थ्रू करना पड़ेगा। तो स्टार टोपोलॉजी मोस्ट कॉमनली आपके घर में भी यूज़ होती है, कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में भी यूज़ होती है, जहाँ पर बड़े बड़े लैब्स होते हैं वहाँ पर यूज़ होती है, स्विचेस वगैरह लगे होते हैं वहाँ पर। तो जो सेंट्रल नोड होता है जिससे सारे नोड कनेक्टेड हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। कौन सी डेटा कहाँ जानी चाहिए, कौन सी डेटा कहाँ से आई है, ये सब कुछ इंश्योर करता है स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल नोड। तो सेंट्रल नोड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पर, वही होता है करता धरता एक नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पर जो तीसरा आ जाता है बस टोपोलॉजी। यहाँ पर बस टोपोलॉजी में एक अलग से लाइन होती है, बहुत लंबी लाइन होती है, और उसी लाइन से सारे के सारे हमारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। तो इसका सिंपल सा डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो सेंट्रल लाइन ख़राब हो गई तो सारे के सारे कंप्यूटर्स डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ उसी सेंट्रल लाइन से कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो कोई एक लाइन अगर फेल होती है तो बाकी का नेटवर्क वैसे ही काम करेगा। तो ये एडवांटेज है स्टार का बस से। तो तीनों के अपने एडवांटेजेस हैं, आप खुद इससे डिराइव कर सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और इतना बेसिक कोई नहीं बताना चाहता। और यहाँ पर हम दूसरे की बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग मोस्ट कॉमनली बोलते हैं इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क। तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसको बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क्स जोड़कर बनाया गया है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कोई बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया होता है, मतलब हो सकता है कोई एक कंट्री हो, सेट ऑफ कंट्रीज़ हो, या एक कॉन्टिनेंट हो। तो दुनिया भर में जितने भी वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा इंटरनेट बनता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं यहाँ पर। तो लैन से बड़ा होता है मैन से बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा वही होता है। यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए गेटवेज होते हैं, राउटर्स होते हैं, हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क से बना हुआ है।
और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जिसके बारे में मैंने बात की थी, वो होता है लैन से बड़ा और वैन से छोटा। मतलब एक सिटी को या एक मेट्रोपॉलिटन एरिया को कवर करने के लिए हम मैन यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में कि पूरी एक सिटी है या बोल सकते हो एक टाउन है बहुत बड़ा सा। वहाँ पर बहुत सारे स्टेशंस लगे हुए हैं, टावर्स लगे हुए हैं, और वो सारे टावर्स हमको डेटा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं उसके थ्रू। तो एक पूरा सिटी कनेक्टेड है एक आईएसपी से या नंबर ऑफ आईएसपी से। तो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है सिटी वगैरह में या बड़े बड़े स्टेशंस वगैरह में, या बहुत जो हम स्टेट भी बोल सकते हैं उसे, तो उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ हम रोकते हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स को। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि नेटवर्क्स क्या होता है, कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, क्या क्या टोपोलॉजीज़ होती हैं। जितनी भी बेसिक से बेसिक चीज़ें थी मैंने बता दी हैं, जो कि सबको जानना ज़रूरी है, या मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता भी होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ थी और इस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है, अगर आपको नहीं भी लगता तो भी, क्योंकि आगे की वीडियोस के लिए ये चीज़ बार बार काम में आने वाली है कि नोट्स, होस्ट, ये सब टोपोलॉजीज़ वगैरह बार बार हम यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको पता लग गया होगा इसका इंपॉर्टेंस। अगर आप नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड हैं तो आगे की वीडियोस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और बहुत ही ज़्यादा डीप में मैं जाने वाला हूँ और एडवांस टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूँ। तो आगे की वीडियोस देखते रहिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको कोर्सेज वगैरह नेटवर्किंग से, और पाइथन का कोर्स तो मेरा चल ही रहा है, ये भी चलता रहेगा, पाइथन भी चलता रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को बाकी लोगों को, ताकि इसको मदद मिल सके और मुझे मदद मिल सके, आपको मदद मिल सके, सबको मदद मिल सके। और लाइक कर देना प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो आगे की वीडियोस के लिए भी देखते रहिए, सीखते रहिए और नेटवर्किंग को ध्यान में रखिए और गुड बाय। Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिरेन टेक यूट्यूब चैनल। तो नेटवर्किंग के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। मतलब इंटरनेट के बारे में कुछ आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं मैं कि कौन इसको ओन करता है या कोई ओन करता है या नहीं, और क्या क्या इसके कंसेप्शंस हैं, क्या हिस्ट्री है इसकी, और कैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो। मतलब जो ओवरऑल नेटवर्क के डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो लाइंस होती हैं आपके घर तक इंटरनेट पहुंचता कैसे है, क्या क्या तरीके होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरनेट आखिर ओन कौन करता है, मतलब इंटरनेट का मालिक कौन है। अब यहाँ पर ऐसी हम बात करते हैं कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत सारे वैन्स को कनेक्ट करता है। मतलब वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं, उन सब का एक कनेक्शन होता है इंटरनेट। अब हम अगर ये सोचें कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, मान लीजिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैंने उस प्रोजेक्ट को एक टीम वर्क से बनाया है। मतलब मेरे पास 3-4 लोग थे, हमने पूरी एक टीम बनाई है और उस टीम में सबने बराबर काम किया है। मतलब हो सकता है कुछ ने 40-60% भी काम किया हो, लेकिन सबने उस पर मेहनत की है, सबने काम किया है। तो ओवरऑल जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो क्रेडिट सबको मिलेगा, जितने भी लोग हों। तो यहाँ पर कोई एक इंसान उस प्रोजेक्ट को ओन नहीं कर सकता है। मतलब उस प्रोजेक्ट पर मेरा हक नहीं है, उसमें किसी और टीम मेंबर का हक नहीं है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जा रहा है, कौन है वो इंसान जो इंटरनेट को ओन करता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि इंटरनेट कोई एक इंसान नहीं चलाता। इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है। इसको हम कह सकते हैं या तो उसके बहुत सारे मालिक्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ मालिक्स हैं, या तो कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेट हमको कौन प्रोवाइड करता है, तो उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है उनको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो वो आपको एक आईपी एड्रेस देते हैं, आपको एक कनेक्शन लगा कर देते हैं और फिर आप इंटरनेट सर्व करते हो। तो वो कैसे करते हैं? अगर आप जियो यूज़ कर रहे हो तो जियो पूरा दुनिया भर में फैला तो नहीं है, या आप एयरटेल यूज़ कर रहे हो तो एयरटेल आपके एरिया में होगा या आपके स्टेट में होगा या आपकी कंट्री में होगा, पूरी दुनिया में तो फैला नहीं होगा। तो दुनिया भर में कौन इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है? तो यही कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पर अगर मेरे पास एयरटेल है तो किसी और देश में, किसी और कॉन्टिनेंट में कोई और सर्विस प्रोवाइडर होगा और फिर किसी और देश में कोई और होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे पास बने हुए हैं जो एक साथ काम करते हैं। तो आईएसपीज को भी हमने बहुत सारे लेवल्स में डिवाइड किया है, जिनको हम बोलते हैं टायर्स। ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितनी मेहनत की है इंटरनेट को सेटअप करने के लिए। तो जो सबसे ऊपर आती हैं उनको हम बोलते हैं टायर 1 कंपनीज, जो हम कॉमनली जानते हैं, फॉर एग्जांपल AT&T, वेराइजन, लेवल 3 कंपनीज। तो इन लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के साथ ओशियंस के अंदर अंदर से दुनिया भर के केबल्स लगाए हुए हैं, कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट किया है, तब जाके इंटरनेट फैला है पूरी दुनिया में। तो अगर हम बात करते हैं बहुत पहले की, जब इंटरनेट सबसे पहले आया था, जिसको हम बोलते थे अर्पानेट।
तो ARPANET एक फंडेड प्रोजेक्ट था जिसको यूएस गवर्नमेंट ने फंड किया था, तो उसको हम बोल सकते हैं, मतलब पार्शियली बोल सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने ARPANET को ओन किया था। लेकिन आजकल की दुनिया में हम इंटरनेट जो यूज़ कर रहे हैं वो किसी एक इंसान का नहीं है। बहुत सारे टायर्स हैं, जैसे टायर 1 कंपनीज देती हैं टायर 2 को इंटरनेट, फिर टायर 2 देती है टायर 3 को। जो टायर 3 होता है, जिसको हम लोकल ISPs बोलते हैं, वो डायरेक्टली हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। जो हम एयरटेल, आइडिया ये सब यूज़ करते हैं, हो सकता है जियो भी जो है वो टायर 2 में या टायर 3 में आता है, तो जियो को भी ऐसे हम मतलब मान नहीं सकते कि वो इंटरनेट का मालिक है। उनको हम बोल सकते हैं कि वो हमें इंटरनेट का बैकबोन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम कनेक्ट हो सकें। बहुत सारे केबल्स बिछाना, उनकी प्रोटेक्शन देखना, फंडिंग करना और नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करना, ये सारा काम उन्होंने किया हुआ है। तो उन लोगों को हम बोल सकते हैं कि ये इंटरनेट बनाते हैं, लेकिन कोई एक इंसान नहीं होता है। तो बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या हैं। हम गेटवेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर एक सर्कल को आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक सर्कल में सारे कंप्यूटर्स किसी टोपोलॉजी से कनेक्टेड हैं, तो वो एक नेटवर्क है। वो एक नेटवर्क है, मतलब उसके जितने भी पीसीज होंगे वो सारे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो उनके अंदर कम्युनिकेशन हो सकता है होस्ट टू होस्ट। लेकिन अगर हमें दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होना है, जैसे कि दूसरा सर्कल है यहाँ पर, दो सर्कल्स के बीच में अगर हमको कनेक्शन करना है तो हमको एक गेटवे चाहिए। और वो गेटवे क्या करता है, वो एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर की तरह काम करता है जो दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। दो नेटवर्क्स हो सकता है कि एक नेटवर्क कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हो, दूसरा कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हो, तो हो सकता है कि इन दोनों में मिसकम्युनिकेशन हो जाए या कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश ही ना हो पाए। कोई एक बंगाली में बात कर रहा है इंसान, कोई दूसरा पंजाबी में बात कर रहा है, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा। तो एक कॉमन प्रोटोकॉल होना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे वो दोनों कनेक्ट हो सके, कम्युनिकेट कर सके। तो उसके लिए हमारा गेटवे काम आता है, जिसको हम आगे नेटवर्क डिवाइसेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चीज़ के लिए याद रखिए कि लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हमें कोई एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि आप कैसे कनेक्ट होते हो इंटरनेट से। मोस्ट कॉमन जो तरीके हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि जो इंटरनेट का बैकबोन है, पूरी दुनिया भर में जितने भी केबल्स अगर बिछे हैं, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कि जितने भी कलर्स हैं यहाँ पर, जितनी भी लाइन्स हैं, वो सारे कनेक्शन को बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ कनेक्शन जा रहा है, ओशंस के नीचे से या फिर लैंड से भी। तो ये है हमारे हाई स्पीड नेटवर्क्स जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। दुनिया भर में यही फैले हैं, IBM, AT&T, जिन्होंने फंडिंग की है इस चीज़ की, केबल्स की। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जो जिसकी वजह से हम यहाँ पर घर बैठे इंटरनेट को सर्फ कर पा रहे हैं। एक नेटवर्क का पार्ट हम बन चुके हैं और वो हमने ISP से लिया हुआ है। यहाँ पर फिर हमारे पास कॉमन तरीके हैं जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं। एक होम, अगर घर में आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई ऑफिस वगैरह में भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास एक फिजिकल लाइन होनी चाहिए, एक फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए, केबल या वायर होना चाहिए जिससे आप बाहर से कनेक्ट हो रहे होते हो। तो हम जो सबसे पहला मेथड होता है वो टेलीफोन लाइन का, जो मेरे ख्याल से लोग जानते हैं कि टेलीफोन लाइन जो आपके घर में लैंडलाइन फ़ोन होता है जिसके लिए आपको एक कनेक्शन लेना पड़ता है, उसी से हम इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो टेलीफोन लाइन अगर नहीं पता आपको, तो एनालॉग पे काम करती है, वो एनालॉग सिग्नल्स पे काम करती है, जो अप एंड डाउन होते हैं, एक सिनुसॉइडल वेव होती है, वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। तो हम लोग वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं उसमें। लेकिन कंप्यूटर की जो भाषा है वो सिर्फ 0 और 1 समझता है, वो एक बाइनरी लैंग्वेज है, वो सिर्फ डिजिटल भाषा समझता है, हाई पल्स लो पल्स ही समझता है। तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि हमको जो कम्युनिकेशन करना है वो डिजिटल में करना है, लेकिन जो एक्चुअल है वो एनालॉग होता है। तो कन्वर्जन के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो फ़ोन मॉडम क्या करता है, जो टेलीफोन सिग्नल्स होते हैं, टेलीफोन लाइंस होती है, उन्हीं का यूज़ करके हम इंटरनेट मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक फ़ोन मॉडम के थ्रू। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जो टेलीफोन का ट्रेडिशनल वे है, जो पुराने ज़माने में जो टेलीफोन की लाइंस यूज़ होती थी, उसके लिए जो बैंडविड्थ हमें मिलता था वो बहुत कम मिलता था, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती थी टेलीकम्युनिकेशन के लिए, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, वो बहुत कम होती थी। तो उस कारण से बहुत कम स्पीड मिलती थी हमको और हम ठीक से इंटरनेट सर्फ नहीं कर सकते थे। तो उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन आया हमारे पास, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको हम DSL बोलते हैं। तो ये मॉडर्न तरीका है इंटरनेट से कनेक्ट होने का, जो कि हालांकि बहुत मोस्ट घरों में यही यूज़ हो रहा है। तो कुछ ये भी वही है, ये भी वैसे ही काम करता है, टेलीफोन लाइंस को ही यूज़ करता है ये भी। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये कॉपर जो फ़ोन लाइंस होती है, उनमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि टेलीफोन का जो कम्युनिकेशन होता है, वॉइस कम्युनिकेशन, वो बहुत लो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3000 हर्ट्स के ऊपर वो जाता नहीं है। लेकिन जो कॉपर फ़ोन लाइंस की जो बैंडविड्थ होती है वो जा सकती है सेवरल मिलियंस ऑफ हर्ट्स तक। तो मिलियंस ऑफ हर्ट्स और 3000 हर्ट्स में कितना डिफरेंस है ये आप जान सकते हैं।
तो सिर्फ 3000 हर्ट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, बाकी के जितने भी फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं वो सारे वेस्ट हो जा रहे हैं, वो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो उसको हमें यूटिलाइज़ करना है, तो उसके लिए हम सेम लाइन को यूज़ करते हैं इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पर DSL में क्या होता है, रेगुलर जो कॉपर लाइंस होती हैं फ़ोन की, उसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं डिजिटली, उसकी ही बैंडविड्थ को अलग से यूज़ करके, मतलब उसी वायर में आपका वॉइस भी चलेगा, उसी वायर में आपका टेलीफोन भी चलेगा, और उसी वायर में आप इंटरनेट भी सर्फ कर सकते हैं उसी केबल से। तो उसके भी टाइप्स होते हैं ADSL और SDSL। जो ADSL है उसमें आपको मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड मिलती है 9 Mbps की, और अपलोड होती है मेरे ख्याल से 640 तक जाती है, 640 kbps। और SDSL जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, मतलब अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन उसमें आपको डाउनलोड स्पीड कम मिलती है। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है आजकल वो ADSL होता है। ADSL आपके घर पे शायद लगा होगा, आप चेक कर सकते हो। तो एसिंक्रोनस DSL हम इसको बोलते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी जो डाउनलोड स्पीड है वो अपलोड स्पीड से कहीं ज़्यादा है, इसलिए हमको डाउनलोड स्पीड ज़्यादा मिलती है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो फाइल्स जो हम लोग डेटा अपलोड कर रहे हैं वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू डाउनलोड वाली। तो इसलिए हम DSL आजकल यूज़ कर रहे हैं। जो सबसे एडवांस तरीका है हम इस चीज़ में हम ये यूज़ कर सकते हैं, केबल का मॉडर्न। अब केबल क्या होता है, जो आप टीवी सिग्नल्स, जो आप टीवी देखते हो, केबल टीवी जो हमारे पास होती थी, आजकल जो केबल टीवीज़ आ रही हैं उनके पास जो केबल्स हम बिछाते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट कम्युनिकेशंस के लिए। तो इसमें फ़ायदा ये है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसका जो इंटरफेरेंस होता है वो बहुत कम होता है। जो DSL के केस में था कि DSL में आपको जो सर्विस प्रोवाइडर का ऑफिस है उसके आपको सामने रहना पड़ेगा, उसी के सामने आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर लेंथ बढ़ती जाएगी आपके और ऑफिस के बीच में तो उसका जो सिग्नल है वो वीक हो जाता है और स्पीड कम हो जाती है। केबल में ऐसा नहीं है कि जितना भी आप अगर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, कितने भी दूर हो आप अगर सर्विस प्रोवाइडर से, तो आपको स्पीड उतनी ही मिलेगी। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जितने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं एक साथ उसको, केबल को, उतना ज़्यादा आपका कंजेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो केबल के अपने एडवांटेजेस हैं, DSL के अपने एडवांटेजेस हैं। तो DSL और केबल मोस्ट कॉमनली आजकल यूज़ हो रहे हैं कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट को। तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा कि जो DSL है वो टेलीफोन लाइन यूज़ करता है और केबल मॉडर्न टीवी सिग्नल्स को यूज़ करता है। एक एडवांस टर्म हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ब्रॉडबैंड। अब ब्रॉडबैंड आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ब्रॉडबैंड का सिंपली मतलब ये है कि जो कनेक्शन होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 128 बिट्स पर सेकेंड से ज़्यादा फास्ट होती है। तो यही हम लोग यूज़ करते हैं आजकल। जो हमको फास्ट हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है वो ब्रॉडबैंड के थ्रू ही मिलता है। ब्रॉडबैंड कुछ नहीं है, एक DSL ले लो आप या फिर एक केबल ले लो, वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है ब्रॉडबैंड। हम लोग उसको DSL ना बोल के ब्रॉडबैंड बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि डाउनलोड स्पीड बहुत ज़्यादा वेरी करती है अपलोड स्पीड से। तो कॉमन जो लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल ऐसे ही होता है। ADSL में अपलोड स्पीड कम होती है डाउनलोड से, और अपलोड की डेटा हमारे पास कम ही होती है, इसलिए हम अपलोड स्पीड को कम रखते हैं। और बहुत सारे रीजन्स में अपलोड स्पीड तो बहुत ही कम होती है, 1 Mbps या उससे भी कम। डाउनलोड हो सकती है, डाउनलोड तो हमारे पास GBs तक भी जा सकती है। और आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क के डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं स्मार्ट कम्युनिकेशन के लिए और राउटिंग के लिए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।